नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। 2024 के चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी बूथ स्तर पर लोगों को साधने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और तमाम तरह के अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल 4 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज 12 बजे ढबकौली काला और 3 बजे दनियालपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों से रूबरू होंगे। वहीं 14 अगस्त यानी कि कल सीएम सुबह पुंडरका गांव के सामुदायिक केंद्र में आमजन की शिकायतों को सुनेंगे। इससे पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी 16 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाई है। इसी के साथ ही मॉनसून सत्र की तैयारियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुट चुके हैं, जहां सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस सत्र में कौन किस पर भारी पड़ता है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुई हैं वंदना पोपली जी, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, अब जिस तरह से 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब सीएम का 4 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर से चल रहा है, जहां पर सीएम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, तो किस तरह से बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 2024 को लेकर? वंदना जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अब समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, आप सभी लोग पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर 24 के मद्देनजर बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं फिलहाल इनेलो की? हमारी पार्टी पहले दिन से मैदान में है, जनता के बीच में। 24 फरवरी से 14 अगस्त के पहले दिन अध्यक्ष परिवर्तन पद यात्रा शुरू की है लोक के श्रृंगार गाँव से। मैं आपको बताना चाहूंगा 4200 किलोमीटर की यात्रा है, तकरीबन 3300 किलोमीटर हो चुकी है। और इस यात्रा में जो घोषणाएं की गई अभी से पहले कि हम जो परिवार पेंशन है वो 7500 रुपये प्रति माह करेंगे, और जिन लोगों की परिवार पेंशन बीजेपी ने काट दी है उनको सूद समेत 7500 रुपये के हिसाब से पेंशन हम देंगे। तीसरा, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, और रोजगार में देने की स्थिति में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार को 21,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। प्रत्येक परिवार को एक गैस सिलेंडर प्रति माह फ्री और 1100 रुपए प्रत्येक गृहिणी को रसोई घर के खर्चा चलाने के लिए देंगे। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र, जो परेशान पहचान पत्र है बन चुका है, उसको रद्द करेंगे, प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे और ओपीएस पेंशन को दोबारा से लागू। दीपिका जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये घोषणाएं हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता एसी रूम में से बाहर आए, क्योंकि उनको लगा कि इनेलो एक तरफ लीड की तरफ जाएगी। आप देखिए, इस सरकार को 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष तक मुख्यमंत्री मोदी को जनसंवाद याद नहीं है। आज याद आया, और इस जनसंवाद नहीं है। जैसा कि अभी चौटाला जी कहते हैं तो संवाद लेते हैं जनता का, जनसंवाद नहीं है। दूसरा, अगर 9 वर्ष में आपने कार्य किए होते तो आपको अपने कार्य बताने होते, जनसंवाद की जरूरत न पड़ती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री दरबार लगाते हैं, राजा महाराजा का दरबार। लोकतंत्र में राजा नहीं होते, जनता सर्वोपरि होती है। सरकार आपके द्वारा आती है इनेलो के राज में, और दरबार में क्या है, कहते हैं एक दिन में हजारों हजार लोग आ रहे हैं। पहली बात तो अगर हजारों हजार लोग आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी नाकामी है, सरकार फेल है, प्रशासन फेल है। और वहां पर शिकायतें किसकी आती है? पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग का मुखिया कौन है? खुद अनिल। इन्हीं के विभाग की शिकायतें आ रही है दरबार में। और मैं एक चीज को कहना चाहूंगा, कल भी देखिए आप दरबार लगा था,
पेपर में पढ़ा कि सोनीपत के एसपी को सार्वजनिक रूप से डांटा गया, फटकार लगाएगी। देखिए, एक IAS और IPS अधिकारी ये सरकार के अंग होते हैं, प्रशासन के अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग है मुख्यतः, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। उसमें से जो कार्यपालिका SP और DC ये मुख्य रूप से होते हैं। अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट वाले को पब्लिकली डांट लगाओगे, फटकार लगाओगे, तो क्या इनका मनोबल डाउन नहीं होगा? और फिर डिपार्टमेंट आपकी के पास है, आपका इसके अंदर डिपार्टमेंट फेल है, जो सारी शिकायतें पुलिस वाकई आ रही है, ये चीजें देखने वाली है। और जनता इस वक्त में भरी हुई बैठी है, जनता मौके की इंतजार कर रही है कब चुनाव आए और कब इनको जनता उखाड़ के जाए। ठीक है, वंदना जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? वंदना जी, ठीक है, वंदना जी तक आवाज नहीं। ठीक है वंदना जी, देखिए अब जैसे कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, CM मनोहर लाल भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी इनेलो प्रवक्ता का सीधा सवाल था कि 9 साल अगर काम किया होता तो जनता के बीच इस तरह जनसंवाद कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी अपने कामों को गिनाने की जरूरत नहीं करनी पड़ती। देखिए, मुझे लगता है ओंकार सिंह जी और NLD के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में खुश रहने की आदत हो गई है। 4 बार से बाहर हैं, इनके क्या कर्म थे वो हम सबको मालूम है। इनके नेता किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करते थे वो हम सबको मालूम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी नौकरियों की बात कर रहे थे, बाकी और सब इनकी बात मैंने सुनी। मुझे इतना बता दीजिए, चाहे कांग्रेस है चाहे NLD है, उसमें से कोई भी एक नेता जो है वो कहकर दिखा दे, चौड़े में वो कहकर दिखा दे और लोगों के पीछे बैठकर वो कह के दिखा दे कि आप में से अगर किसी ने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं तो सामने आकर मुझे बताइए, मैं 24 घंटे नहीं रहने दूंगा। ये तो मुख्यमंत्री का है, जितना मेरे मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं। उनको मालूम है कि मैंने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं। और जहाँ तक जनसंवाद पर ये प्रश्न उठा रहे थे तो मुझे ये लगता है कि लगातार मुख्यमंत्री जी लोगों से जुड़े रहे, इवन कोरोना में भी किस प्रकार से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग से वो लोगों से जुड़े रहे, वो हम सभी ने देखा है। जनता दरबार लगते थे या उससे पहले लोगों के बीच में जाया करते थे। अब इनको किस मुंह से जाते हैं NLD वाले मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा का पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं अपनी साथ की पार्टी पे फोड़ते, अपनी असफलताओं को नहीं देखते, अपने कर्मों को नहीं देखते। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, इनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा करके समय ना खराब करके ये कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ मिल रहा है। उनको लग रहा है कि प्रदेश का मुखिया हमारे बीच में आया है, हमारी बात को सुन रहा है और साथ के साथ अगर उसको कुछ कार्य हैं कभी वो काम भी बीच में अपना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, लोग जो हैं वो अपनी बात बता रहे हैं। मुझे लगता है जनसभा टोटली सक्सेसफुल है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है। ठीक है राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए, अगर मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, नहीं जाते हैं तो भी सवाल उठते हैं, ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? क्लियर करूँ ना, जनता के बीच में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए तो जब वो CM बने थे उस टाइम पे जाना चाहिए था। ये जाते की सरकार है, इस टाइम पे तो इनको अपने रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए था कि हमने ये मैनिफेस्टो में कहा था और ये हमने कर दिया। ये किया है या नहीं किया वो जनता उसके ऊपर बताए। ये आखिरी के टाइम पे क्या जा रहे हैं समस्या को सुनने के लिए? सरसा में गए थे, वो महिला ने दिखाया ना इनको चुन्नी में घेर के। ये बात तो खाली एक ड्रामा किया जा रहा है कि जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इन्होंने किसान आंदोलन था उस टाइम पे क्यों नहीं गए? पहले ये मेवात के टाइम में भी ये नूह के अंदर जो दंगे होते उस टाइम पे क्यों नहीं वहाँ पे कुछ कार्रवाई करने लग रहे हैं कि वहाँ पे व्यापारियों का इतना नुकसान हो रहा है, आम जनता वहाँ पे फंस के रह गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने लग रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं बोल रहे हैं ये। अब ये जैसे वंदना जी अभी बता रहे थे कि नौकरियों की बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी है, कि कांग्रेस हो चाहे लोगों पब्लिक, बीजेपी ने यदि नौकरी दी है तो ये बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सरकार कह रही है हम नौकरी दे रहे हैं और फिर भी बेरोजगारी के नंबर 1 आ रहे हैं। अपना क्या नाम है, हरियाणा प्रदेश। कोविड की टाइम की बात कर रही थी अभी वंदना जी की, कोविड के टाइम में संवाद करते थे टेलीफोन के माध्यम से। यदि वो कर रहे थे तो ये प्रवासी मजदूर पलायन क्यों कर रहे थे? पूरे हरियाणा का प्रवासी मजदूर पलायन कर गया, सड़कों के ऊपर था, लोगों
पानी के लिए, खाने के लिए, सैनिटाइज के लिए, मास्क के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर भाग रहा था। जब इनका प्रशासन, पूरे हरियाणा का प्रशासन फेल था, सरकार फेल थी, ये संस्थाएं थी, ये गुरुद्वारे थे, ये अग्रवादान की संस्था, बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो सड़क पे आके समाज सेवा करने लग रहे थे। प्रवासी मजदूर को ठहरने के लिए जगह दे रहे थे, उनको खाने के लिए रोटी दे रहे थे, उनको हर सुख सुविधा प्रदान कर रही थी। सरकार की तरफ से क्या मिला था प्रवासी मजदूरों को या हरियाणा के निवासियों को भी क्या मिला था? रहने की जगह नहीं दी गई, खाने को खाना नहीं दिया गया, सारे सब कुछ इनकी तरफ से। और बात कर रहे हैं कि भाई ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। सरकार यदि सफल होती, सरकार ने जो काम किए हैं और इनकी इतनी ठीक सफाई कर रही होती, तो व्यापारी क्या नाम है सड़कों पे होते, कर्मचारी सड़कों पे होते, मजदूर सड़कों पे होते। आज कर्मचारी सड़क पे, मजदूर सड़क पे है, अपना क्या नाम है जेई सड़क के ऊपर है अपना। इसके बाद अब बात कर दे सरपंच जो है, सरपंच सड़क पे है, इनको सरपंच बना दिया। इनको बना के क्या मिला? उनकी सारी पावर छीन ली। मैं बात में अपने मुंह के अंदर बात कर ले, किस व्यापारियों का, एक व्यापारी का दिखाए ना कि उनको मुआवजा दिया गया है। बाढ़ आई, कुरुक्षेत्र ले लो, सरसा ले लो, अपना क्या नाम है फरीदाबाद ले लो, कैथल ले लो, ये सारा अंबाला ले लो, ये सारा डूब गया। व्यापारियों का तरतर हो गया, उसके बाद आम जनता का एक का तो दिखाए ना इन्होंने किसी को मुआवजा दे दिया। पोर्टल कहते हैं, पोर्टल चालू कर दिया, पोर्टल तो चलता रहेगा, अप्लाई तो करते रहेंगे। मिले तो की बात है ना, रोजगार मिले तो की बात है ना। ये रोजगार मेले भी लगाते रहेंगे, रोजगार मेले लगाते भी, रोजगार मिले तो की बात है ना। बेरोजगारी में नंबर 1 पे, करप्शन पे नंबर 1 पे, महिला के सुरक्षित के नंबर 1 पे हरियाणा। उसके बाद ठीक है राहुल जी, लौटूंगी आपके पास। ओंकार जी, देखिए आपने प्रश्न उठाया था जनसंवाद को लेकर, वंदना जी ने जवाब दिया। अब मैं जो राहुल जी से मैंने सवाल किया था वही आपसे सवाल करूंगी कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाते हैं तो दिक्कत होती है और नहीं जाते तो भी सवाल उठाए जाते हैं। कोरोना काल को लेकर राहुल जी ने भी जिक्र किया, तमाम ऐसे आरोप जो लगाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर जनता के बीच में नेता नहीं जाएगा तो समस्याएं कहां से सुनेगा? सवाल को उठाए ही हमने तो ये कहा कि मुख्यमंत्री जनता का नौकर है, सेवक है, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है। आज 9 साल के बाद याद आया इनको जनता के स्वाद लेने के लिए जनसंवाद कर रहे हैं। और मेरी बहन ने 2 बातें कही मुख्य तौर पर, पर्ची खर्ची बंद, यस पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करों पर बंद। अटैची मिलती है इनके सचिवालय से और तो और इनके अपने ही विधायक वो कहते हैं मेरे से बेटे की नौकरी लगाने के लाखों रुपए ले लिए। इनके अपने विधायक की कंप्लेंट है, ये पर्ची खर्चे भी बंद है। अगर ये चालू रखते तो क्या होता है तो दुनिया देखती। दूसरा इन्होंने कहा कोरोना काल का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देखिए चांद पर पहुंचना व्यक्ति साइंस का युग है, उन्होंने क्या किया थाली बजवा दी और कहते हैं उन्होंने लाइटें बंद करवा के मोमबत्ती और दीवे जला दिए। बताइए दीपिका जी आप बताइए। लेकिन अच्छे कामों का भी तो जिक्र करिए, अच्छे कामों का भी तो जिक्र करिए ना। देखिए सवाल उठाना मैं मानती हूँ, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन अन्य भी तो दिया गया था ना। ये भी समझिए राशन दिया गया था ना, पूरे देश में राशन बांटा गया था कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। बहुत बड़ा एहसान किया जनता के ऊपर, बहुत बड़ा एहसान किया जनता के अनुमान के। लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चला दिए। आज सामूहिक उस समय नहीं था, एक दिन लेन लगा के गाड़ियां चला के उनको गंतव्य अपने स्थान तक पहुंचाते, तब लगा देते लॉकडाउन। लेकिन ये बिल्कुल बिना दिल वाली सरकार है, बिना परिवार वाली सरकार है। ये इनको परिवार का दुख नहीं मालूम। और विशेष रूप से 3 बातें करके समाप्त करूंगा। पहली बात, आज बाढ़ की समस्या है, बाढ़ को हमें 1 मिनट से ऊपर हो गया। ये मेरे को बता दें क्या 1 करोड़ का मुआवजा दिया किसी को भी 1 करोड़ का? इंडस्ट्रियल एरिया तबाह हो गया, व्यापारी भाई तबाह हो गया, जनता का सामान तबाह हो गया। 2500 रुपए देंगे पोर्टल पर अपलोड करने में, सिर्फ 2500 दिए, पहले अपलोड करो पोर्टल की सरकार। दूसरा, इनके काम में ये नूह दंगे हुए, नूह के दंगे किसका फेलियर है? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं मुझे सुबह पता लग गया था कि दंगों की आशंका है। मैंने डीजीपी महोदया को भिवानी के एसपी के यहाँ पे ड्यूटी लगाने के आदेश दिए। जब उप मुख्यमंत्री को पता लग गया तो क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा? ये दंगे इन्होंने खुद करवाए हैं, प्रायोजित दंगे हैं। जिस दिन ये कुर्सी से उतरेंगे उस दिन जांच में इनके ना मानेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा पेपर लीक। देखिए जितने पेपर इन्होंने नौकरियों की बात कर रहे थे, पहली बात तो पेपर ही नहीं लिए, पेपर लिए जितने लिए पेपर मैक्सिमम लीक हुए
एक नया तरीका पेपर लीक का आ गया, कॉपी पेस्ट। एक पेपर होता है 5 तरीक को, दूसरा 6 तरीक को। 6 तरीक वाले पेपर में 41% 5 तरीक वाले आते हैं। फिर आपने इतने विशेषज्ञ क्यों बिठा के 25 करोड़ का चलाना HSSC का बजट है, सिर्फ सिक्योरिटी का, वो बजट क्यों खराब? ठीक है ओंकार जी, लौटूंगी आपके पास। वंदना जी देखिए, तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं लगातार, और सबसे बड़ा ये रहता है मुद्दा कि हरियाणा सरकार को पोर्टल की सरकार का नाम लगातार दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर बात कर रहे थे, सबसे पहले मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने कोरोना के समय के इंतजामों को लेकर बात करी। मैं इतना जानती हूँ कि आज पूरे देश का बच्चा या हरियाणा के जो भी लोग हैं वो सब समझते हैं कि अगर कोरोना के समय में कांग्रेस की सरकार होती तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होती जो संभाले नहीं संभलती। आप ये बता दीजिए, दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद संभली? कभी कहीं ना कहीं डाउन गए और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम 30वें नंबर की तरफ अग्रसर हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम जो है वो कोरोना के समय में किए गए थे। वैश्विक बीमारी है, सबसे डेवलप कंट्रीज जो है वो भी इस बीमारी में हिल गई और हमें इतना असर नहीं पड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। हमारे लोगों को, मैं मानती हूँ कि बीमारी की वजह से कई जगह प्रॉब्लम आई कि क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किस प्रकार की बीमारी है, किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वैक्सीन देने वाले हम अपने पूरे इतनी बड़ी जनता को वैक्सीन लगाना, अपनी कंट्री में डेवलप करना और बाहर के देशों में भेजना, तो ये तो मोदी जी का ही काम हो सकता है, उनकी लीडरशिप में हो सकता है। जहाँ तक आप बात यहाँ पर कर रहे हैं पोर्टल की, मैं ये मानती हूँ कि इनको तकलीफ तो होगी। अगर पहले कहा जाता था कि कुछ भी काम करवाना है तो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता को पकड़ना पड़ता था, पार्षद को पकड़ना पड़ता था, तब जाके बुढ़ापा पेंशन ये सब मिला करती थी। मतलब महीने में एक बार पार्षद जी का दरबार लगा करता था, लोग बेचारे खड़े रहते थे कि पेंशन दे दो। अब कुछ आवश्यकता नहीं है, सीधा आगे सीधा बैंक में पहुंच जाती है। कुछ भी अप्लाई करना हो पोर्टल पे अप्लाई करो और भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो सब मिल जाती है। तो इन सब चीजों से इनको तकलीफ आप नहीं समझ, शायद भूल गए। आज ये नए फायदे कर एनएलडी के लीडर है हुडा जी, 10 साल भूल गए, तब तो इनको याद नहीं आया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आज जब ये 10 साल से बाहर है, पता चल रहा है कि जीजा जी के अलावा यहाँ पर जो प्रदेश की जनता है उसके बारे में भी सोचना था। ये आपस में तो लड़े मरे रहते, जनता के लिए कौन सोचेगा? एनएलडी ने जो बुरा हाल किया था वो भी हमें मालूम है, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था वो भी हमें मालूम है। तो जो बेसिक चीजें जो बदलाव की थी, जो जमीनी बदलाव का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। जो हमने मान सम्मान अपने देश का पिछले 10 सालों में देखा उससे पहले कभी नहीं देखा। तो इन सब से इनको तकलीफ हो सकती है। नो हिंसा की अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर मुझे इतना बता दीजिए कि ये 10 बार कहें कि सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, हमने उसको बड़ा होने से रोक लिया, लेकिन क्या किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, एनएलडी के प्रवक्ता के मुंह से, देश में किसी भी विपक्षी के नेता के मुंह से निकला कि दंगाइयों ने गलत किया? कौन खड़ा था? जो यात्रा गई थी, जो भुक्तभोगी थी, उनके साथ कौन खड़ा रहा? कोई नहीं खड़ा रहा। वो हमारी सरकार खड़ी रही। तकरीबन 7 से ज्यादा घर दहाए गए उन दंगाइयों के अवैध, अभी उनको पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है, वो जो हमारी सरकार ही कर रही है। लेकिन एक बात बता दीजिए, क्या दंगाइयों के खिलाफ किसी ने आपको खुलकर कहा कि उन्होंने गलत किया? जो भुक्तभोगी थे उनके साथ कोई खड़ा हुआ? तो ये सब राजनीति चमकाने के लिए आ जाते हैं। इनको सरकार पे निशाना साधना है, लेकिन ये समझना चाहिए कि समाज में जो स्थिति चल रही है वो भाईचारे को बढ़ाने के लिए या उस समय जो स्थिति को संभालने के लिए किसी भी नेता ने बयान नहीं दिया। सीधा के सीधा जितने नेशनल चैनल है, जितने भी हरियाणा के चैनल है, टूट पड़े सरकार और खट्टर जी और वो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। अरे जिसने गलत किया उसके खिलाफ तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला। हमें मालूम है किसी ने गलत किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और मेरी सरकार ने वो करके दिखाया। हमें दम नहीं है ये। राहुल जी देखिए, इसके अलावा अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है, पूरी तरह से रणनीति भी तैयार की जा रही है। कितनी तैयारी में है मानसून सत्र को लेकर आप लोग? मैम पूरी तैयारी हमारी मानसून सत्र की चल रही है और हमारी पार्टी पूरी मजबूत है। 2024 के पार्लियामेंट और विधानसभा के लिए ब्लॉक स्तर पे हमारे सम्मेलन हो रहे हैं,
विपक्ष के समक्ष हमारे होने लग रहे हैं। युवा टीम है, महिला टीम है, छात्र टीम है, मेन टीम है, सारी टीम लगी हुई है। आज भी दीपेंद्र जी हिसार के अंदर अपने जन संवाद मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। 20 तारीख को हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष है। भिवानी में अभी ऑलरेडी बहुत बड़ा भिवानी के अंदर विपक्ष आपके समक्ष करके हटे हैं। उसके बाद चर्चा के अंदर व्यापारी सम्मेलन करके हटे हैं। तो हर जगह हमारा कार्यक्रम जो कांग्रेस का है पूरा हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में हमारे चल रहा है। पूरी टीम हमारी लगी हुई है। पार्लियामेंट की पूरी टीम, विधानसभा की पूरी टीम हमारी वर्क लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लगी हुई है। ये बात तो रही मैम अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी की। जैसे वंदना जी बताने लग रही थी कि कोविड के टाइम में कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो मैडम को, वंदना जी को पता होना चाहिए कि जब कोविड आने वाला था, राहुल गांधी जी ने पहले ही इसका इंटीमेट दिया था कि बहुत बड़ी बीमारी इंडिया की तरफ रुख कर रही है, इस चीज को ध्यान दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने इतना लाइटली इसको लिया कि ये बीमारी को रोका जा सकता था, पूरा नहीं रोक सकता था, काफी हद तक रोका जा सकता था। चलिए ठीक है, कोरोना पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज कोरोना का मुद्दा नहीं था। हालांकि हमारा ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। मॉनसून सत्र को लेकर क्या कुछ, देखिए कांग्रेस से पूरी तरह से तैयारी में है विपक्ष को घेरने में, आप किस तरह से देख रहे हैं मॉनसून सत्र को? दीपिका जी, पहले मैं अपनी बहन का एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने यूं दंगों की बात की, संक्षेप में बात रखिएगा। 700 से अधिक मकान इन्होंने बोला दंगाइयों के गिरा दिए। क्या इन्होंने जांच कर दी? इनको पता लग गया कौन दंगाई है? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेने की खातिर कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगाई, शर्म आई इनको कुछ? ये बुलडोजर किस नियम के तहत लगा रहे, ये तो बता दे, कौन सा कानून कहता है? अब मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक, नू के दंगे, ये मेन मुद्दा होगा। तीसरा, बाढ़ के समय में इन्होंने, सरकार ने क्या 1 रुपए का चेक किसी को दिया? पोर्टल की सरकार बनकर रहेगी और इस बार जनता इनको पोर्टल दिखाएगी। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र मुख्य मुद्दा होगा। चलिए ठीक है। वंदना जी, फाइनल कमेंट रहेगा, 30 सेकंड का समय है। मॉनसून सत्र के लिए कितने तैयार हैं आप? क्या कुछ तैयारियां की है? 30 सेकंड में बताइए। देखिए, मानसून सत्र की तैयारी उसकी होती है जो काम कर रहा है, और हम लगातार काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन मैं कांग्रेस और एनएलडी की तैयारी पूरी आपको बता सकती हूँ। इनकी तैयारी है वॉकआउट करना, मतलब ये पूरा टाइम शोर मचाते रहे, मणिपुर पे चर्चा करिए। हमने बोला हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। बोले नहीं जी, हम तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसा ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब प्रधानमंत्री जी जैसे ही बोले, ये सारे के सारे विपक्षी पार्टी उठ के बाहर चले गए। तो वही बात है कि विधानसभा में भी इनकी धुलाई होगी, इनके कर्म याद आएंगे इनको, और ये हमारे किसी काम को काट नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जनता के लिए समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो 24 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में मॉनसून सत्र भी नजदीक आ रहा है, जहां सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है तो विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कवायद जारी है। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।